हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है भोजन के घटक। कल हमने इसे पढ़ा था। कल हमने इसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण तक हम इसे पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविक यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन। अब यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत है, जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल, बाजरा एवं गेहूँ। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अब वसा के स्रोत जो कि है पादप स्रोत और जंतु स्रोत में। तो वसा के स्रोत क्या है? मूंगफली, गिरी और तिल। और ये जंतु के पादप मतलब ये पौधों से मिलते हैं। ठीक है। और जंतु स्रोत में है मांस, मछली, अंडे। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे प्रोटीन के स्रोत, पादप और जंतु के स्रोत है। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है? पादप मतलब कि जो पेड़ पौधों से क्या क्या मिलते हैं प्रोटीन? तो चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन। और यही जंतु से हमें क्या क्या मिलते हैं? मांस, मछली, पनीर, अंडे। इन सब में क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन का प्रायः अधिक वर्जन भोजन कहते हैं। मतलब प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? बढ़ने के लिए, हमारी वृद्धि के लिए हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारी वृद्धि नहीं होगी, हम स्वस्थ नहीं होंगे। ठीक है। और इसे शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन क्या करते हैं कि ये हमें किसी भी बीमारी से बचाते हैं। ठीक है। विटामिन से हमारे आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़े भी क्या होते हैं? स्वस्थ रहते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है। तो ये क्या है? विटामिन के नाम है, जिसे कितने भागों में बांटा गया है? विटामिन ए, बी, सी, डी और के, 5 विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन का एक और समूह है जिसको क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए जब हम खाते हैं तो उससे हमारी त्वचा मतलब चमड़े और आँख जो है वो स्वस्थ रहते हैं। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। विटामिन सी से क्या होता है? बहुत सारे रोग, खास करके पेट के रोग विटामिन सी में बहुत काम आते हैं। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाए गए हैं। तो विटामिन ए, किन किन चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है? तो पपीता, गाजर और आम में क्या है? विटामिन ए है। विटामिन बी है गेहूँ, चावल और यकृत में। विटामिन सी है संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। इसलिए मैंने आपको कहा कि विटामिन सी पेट के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। विटामिन डी के कुछ स्रोत, विटामिन डी किन किन चीज़ों में पाया जाता है? मछली और अंडे में। कुछ खनिज लवणों के स्रोत, आयोडीन के स्रोत क्या है? पालक, अदरक। और फास्फोरस के स्रोत क्या है? यहाँ पे दूध, केले। लोहे के स्रोत क्या है? पालक। कैल्शियम के कुछ स्रोत क्या है? दूध, अंडे। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है।
शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक। विभिन्न खनिज लवणों के स्रोत चित्र 2.10 में दर्शाए गए। ये क्या है? ये सारे क्या है? खनिज लवण के स्रोत है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन, मतलब कि हमने उसमें क्या देखा कि किसी चीज़ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या किसी चीज़ में मतलब अलग अलग जो भोजन है उसमें जैसे किसी में प्रोटीन, किसी में वसा पाया जाता है, लेकिन जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो चावल में पाया जाता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट अगर आलू में भी पाया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आलू में ही है, ऐसा नहीं होता। सब में कार्बोहाइड्रेट अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता है। इन पोषकों के अलावा हमें क्या चाहिए? आहारी रेशों की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुचांश के नाम से भी जाने जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो उसमें ही हमें बताया गया था कि हमारे शरीर को रुचांश की भी आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे कि रुचांश की आवश्यकता क्यों होती है, जिसको आहारी रेशे भी कहते हैं। हमारे खाने में रुचांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुचांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुचांश की क्या क्या स्रोत है? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये सब रुचांश के स्रोत है। रुचांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, इससे हमारे शरीर को कोई भी पोषक नहीं मिलता है, ठीक है। फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं रुचांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब क्या है? रुचांश जो है वो हमारे शरीर में बिना पचे, कोई ऐसा भी होता है हमारे पेट में जो जा करके पचता नहीं है, जैसा हम खाते हैं वैसे ही बाहर आ जाता है, उसको बाहर निकालने में ही रुचांश जो है वो मदद करती है। इसलिए कहा गया है कि रुचांश भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। मतलब कि जैसे पानी हम पीते वैसे ही पानी निकलता, वैसा तो नहीं है कि हम पानी वाइट पी रहे हैं निकल रहा है गुलाबी, वैसा तो नहीं होता है। पानी हम सफ़ेद पीते हैं तो पानी सफ़ेद निकलता भी है। वो ऐसा क्यों होता है? वो रुचांश के कारण होता है। इसलिए हमारे शरीर में रुचांश का होना ज़रूरी है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। मतलब हमारे शरीर को जितना पानी चाहिए उसे हम जल, दूध और चाय की सहायता से ले लेते हैं, ठीक है। उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। ये देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे कि इन सब में तो हमको पता है कि दूध है, चाय है, इन सब से हमें हमारे शरीर में पानी की पूर्ति हो, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिससे हमारे शरीर को जो है पानी मिल रहा है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? एक टमाटर या फिर नींबू लेना है, ठीक है, उसे फिर कट करना है। कट करते वक्त आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम नींबू या फिर टमाटर काटते हैं तो हाथ में जो है पानी आ जाता है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा होती है? बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो हमें तरबूज में देखने के लिए मिलता है। जब भी हम तरबूज का फल काटते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य
पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। मतलब क्या होता है कि हम जब भी हम खाना बनाते हैं तब भी हम उसमें जल डालते हैं, तो वो क्या होता है, जल भी जो है वो सब्जी में चला जाता है, उसके ज़रिए भी हमारे पेट में जाता है। और कुछ फल भी ऐसे हैं या कुछ सब्जी भी ऐसी है जिसमें पहले से ही पानी उपस्थित होता है, उससे भी हमारे शरीर को पानी की पूर्ति होती है। अब है संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। मतलब कि हमें हमें पूरे दिन में जो भी चाहिए, जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसे आहार कहते हैं। और हमारे शरीर को अच्छा बनाने के लिए हमें आहार मतलब उचित मात्रा में चाहिए, बल्कि जितना हमें चाहिए हमारे शरीर का। ऐसा नहीं है कि हम सुबह में 4 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाएं तो हो गया, नहीं, वो हमारा उचित आहार नहीं हुआ। अगर हम सुबह में 4 रोटी खाते हैं तो हम 4 रोटी ही खाएंगे, तभी हमारा जो है उचित आहार पूरा होगा। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यक से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार से पर्याप्त मात्रा में रुझान सतह जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं कि बस हम एक तरह का खाना खा रहे हैं तो खा रहे नहीं, हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए। जैसे मैंने भी बताया ना, किसी में विटामिन ए बी सी डी होता है, उसे भी खाना चाहिए। हमें प्रोटीन भी खाना चाहिए, वसा भी खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी खाना चाहिए। उसके साथ साथ हमें रुझांश और जल भी खाना चाहिए। जब हम इन सभी चीज़ों को उचित मात्रा में खाते हैं तभी हम संतुलित आहार कहते हैं। अब ऐसा अगर हम करेंगे कि हम बस बाहर गए और रोज़ाना बस बाहर का सामान खा रहे हैं, वो उचित मात्रा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पेट को बस एक तरह का खाना मिल रहा है। नहीं, कभी इंसान कभी रोज़ाना चावल खा रहा है, कभी चिकन खा लिया, उसके बाद कभी हम क्या करते हैं कि लाइट खाना खाने के लिए हम खिचड़ी खा लेते हैं, ऐसा भी तो होता है। तो हमारे शरीर को हर तरह का भोजन चाहिए। अगर हम उसे एक तरह का भोजन देंगे तो क्या होगा, हम इस वजह से भी बीमार हो सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? मतलब ऐसा होता है कि अलग अलग एज के लोगों को अलग अलग खाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर भी निर्भर करता है। बहुत लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो लोग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वो काम ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें भूख ज़्यादा लग रही है, उन्हें खाने की आवश्यकता ज़्यादा है। बच्चों का पेट क्या होता है, वो छोटा होता है, वो कम खाते हैं, बड़े कुछ अलग खाते हैं। हर कोई अपने अपने एज से ही खाना खाता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हैं तो वो बड़े के हिसाब से खाएंगे, वैसा नहीं होता है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। मतलब कि क्या करना है, चार्ट बनाना है। अब आपको इसमें देखना है कि क्या जो आपने सुबह से खाया है, मतलब जो आपने 8 दिन में खाया, उसमें आपने हर तरह का पोषक तत्व लिया है। ये आपको खुद से अपने लिए करना है। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज या फिर मूंग व चना, किण्वित भोजन या दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब कि इस तरह के भोजन जो हम लोग खाते हैं, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, इस तरह के जो हम भोजन खाते हैं, इससे भी हम संतुलित भोजन कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें भी तो हर तरह का भोजन खा रहे हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, ताकि इसके मतलब सिर्फ हम ऐसा नहीं कि हम बस खाए जा रहे, किसी जिस चीज़ को हम खा रहे हैं उसको हमें अच्छे से पकाना भी चाहिए, ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं, हमें इसे अच्छे तरीके से पकाना है, लेकिन जब हम लोग खाना बनाते हैं तो इसके कुछ पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। मतलब जब हम लोग छिलका निकाल देते हैं किसी चीज़ का, उन सब्जियों को जब हम धोते हैं तो उसका क्या होता है, कुछ विटामिन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज
लवण होते हैं, उनकी जो त्वचा होती है उनमें कितने सारे विटामिन भी होते हैं और खनिज लवण भी होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ का है उसे छिलका को खाना चाहिए, उसमें विटामिन होता है। चावल दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। मतलब कि बहुत लोगों को आप देखें उनके दाल है, चावल है, जो धो रहे हैं सो धो रहे हैं, ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, उससे भी विटामिन और खनिज लवण अलग हो जाते हैं। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि उसमें खाना पकाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाले जा रहे हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, पानी हम लोग का अधिक हो गया तो पानी उसमें से निकाले फेंक दिए, तो उससे क्या होता है कि उसमें प्रोटीन और खनिज लवण का क्या होता है कि हानि हो जाता है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? मतलब क्या होता है जब हम लोग खाना पकाते हैं तो उसमें विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी गर्मी पड़ने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए हम जब सब्जी पकाते हैं तो उसमें विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी सिर्फ कच्चे सब्जियों में होता है, इसलिए हमें फल और कच्ची सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए। बुजुर्गों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। मतलब कि बुजुर्ग क्या सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले वसा से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो चलो सिर्फ वसा का भोजन खाते हैं। मतलब पकौड़ी, समोसे, ये सब सिर्फ तले हुए चीज़। जब वो तले हुए चीज़ खाते हैं तो क्या होगा, उससे उसका पेट खराब हो जाएगा, तो फिर इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। और वसा जो है उससे हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने से मोटापे का कारण भी बनता है। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावज्य रोग कहते हैं। मतलब कि क्या होता है कि विशेष पोषक की कमी हो जाती है। क्या मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि हर तरह का भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, हर तरह का भोजन उसे नहीं मिल पा रहा, तो क्या होता है उसे अभाव से ग्रसित हो जाता है। मतलब कि हर तरह का भोजन नहीं मिल रहा तो वो अभाव से ग्रसित हो जाता है और उसके अंदर क्या होता है, रोग और विकृतियां उत्पन्न होने लगती है जो बहुत लंबे समय तक रहती है। और अगर ऐसा किसी के शरीर में हो रहा है तो इसका मतलब उसमें अभावज्य रोग हो रहा है, क्योंकि उन्हें पूरा तरीका से खाना नहीं मिल पा रहा है ना। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। मतलब कि अगर कोई इंसान है जो कि प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे क्या होगा, सबसे पहले तो उसकी वृद्धि नहीं होगी, चेहरे पर उसका सूजन होगा, बालों के रंग उड़ जाएंगे, त्वचा की बीमारियां हो जाएंगी और पेचिश आदि हो जाएंगे। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। मतलब बहुत दिनों तक अगर कोई इंसान प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा है तो वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, उसकी वृद्धि नहीं होगी और वो इतना दुबला पतला हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा। इसलिए हमें हर तरह का भोजन खाना चाहिए। हम हर तरह का भोजन खाएंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2 पंक्ति में दर्शाए गए हैं। सभी अभावज्य
अन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जाती। मैंने अभी कहा ना, हर चीज़ आपको एक लिमिट से लेना है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित कराता है। मतलब कि हमारे खाने में क्या है, आहार में पोषक तत्वों का वितरण जो है वो सामान्य है, और विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। हर जगह अलग अलग चीज़ होने के बावजूद हमें क्या करना चाहिए कि हर तरह का चीज़ खाना चाहिए। हमें इस पाठ से भी यही समझ में आया कि हमें अगर हम सब चीज़, अगर जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स है, विटामिन्स, अगर इसे हम मतलब संतुलित मात्रा में अगर हम नहीं खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। हमारे शरीर को हर तरह की भोजन की आवश्यकता होती है। हमें फल, सब्जी, दूध, अंडे, हमें हर कुछ खाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। अब आप यहाँ देख सकते हैं विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग। इससे आप ज़रूर पढ़ें कि विटामिन ए से क्षीणता या फिर दृष्टिहीनता, जैसे कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना, ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, जिसमें दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। क्या होता है इसमें, शरीर जो है वो पतला हो जाता है और काम करने में बहुत तकलीफ होती है, मतलब वो काम कर ही नहीं सकता है। विटामिन सी में स्कर्वी होता है, जिससे मसूड़े से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी में रिकेट्स, जिस अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, मतलब कि बहुत सारी चीज़ अस्थियों का मुलायम होकर के क्या होंगे, मुड़ जाएंगे। विटामिन कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ और दंत, जैसे कमजोर अस्थियाँ और दंत से मतलब दांत खराब हो जाएंगे। आयोडीन कमी से घेंगा रोग, जैसे गर्दन ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलता, लौह की कमी से रक्तचाप यानी कि कमजोरी। इस चैप्टर में बस इतना ही था। आज का चैप्टर हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हो या फिर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।